अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तलत अफ़ज़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स के छठे लेक्चर के साथ हाजिर हैं। इससे पहले कि हम आज का लेक्चर शुरू करें, हम ये चाहेंगे कि पिछले लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू कर लिया जाए। पिछले लेक्चर में हम डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को ही कंटिन्यू करते हुए इलास्टिसिटीज़ के टॉपिक पे आ चुके थे। इलास्टिसिटीज़ में हमने डिमांड इलास्टिसिटी के बाद हमने क्रॉस इलास्टिसिटीज़ और इनकम इलास्टिसिटीज़ को डिस्कस किया, जिसकी वजह से हमने कम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स और सुपीरियर, इन्फीरियर और नॉर्मल गुड्स की इलास्टिसिटीज़ को भी स्टडी किया। इनको कंक्लूड करने के बाद हमने इलास्टिसिटीज़ ऑफ सप्लाई को डिस्कस किया और दोनों इलास्टिसिटीज़ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन बिहेवियर को भी ऑब्जर्व किया। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो एक डिफरेंट टॉपिक है, डिफरेंट फ्रॉम डिमांड एंड सप्लाई इन द सेंस कि हम अब कंज्यूमर के बिहेवियर को देख रहे हैं। पहले हमने डिमांड में ये देखा कि जब भी प्राइसेस बढ़ती हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती हैं और जब प्राइसेस कम होती हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो जाती हैं। और हमने ये भी कहा कि ये डिमांड बिहेवियर या डिमांड कर्व रिफ्लेक्ट करता है बायर्स के इंटेंशन को। आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे कि यही बिहेवियर हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाउ कंज्यूमर्स बिहेव इन दिस पर्टिकुलर वे। कंज्यूमर बिहेवियर को एक्सप्लेन करने से पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट बेसिकली इज द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज एन एक्सप्लेनेशन which defines how consumers select goods and services given a limited income to maximize their well-being or to maximize their utility। अब जब हम इस थ्योरी को देखते हैं तो इसमें हम 3 लेवल और 3 स्टेप्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस कि किन सर्कमस्टांसेस में कंज्यूमर एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी पे प्रेफर करता है या एक ग्रुप ऑफ कमोडिटीज को दूसरे ग्रुप ऑफ कमोडिटीज पे प्रेफर करता है, और यही प्रेफरेंसेस का एनालिसिस होगा। इन प्रेफरेंसेस को देखने के लिए हम मदद लेंगे इंडिफरेंस कर्व की, ऑर्डिनल यूटिलिटी एंड कार्डिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे और इसके बाद हम बजट कंस्ट्रेंट को स्टडी करेंगे। बजट कंस्ट्रेंट का क्या आइडिया है? द बेसिक थीम ऑफ द बजट कंस्ट्रेंट इज दैट ऑफ कोर्स कंज्यूमर्स दे वांट टू प्रेफर मोर ऑफ अ गुड ओवर लेस ऑफ द सेम गुड, और कंज्यूमर डू प्रेफर अ बंडल ऑफ गुड्स और अ ग्रुप ऑफ गुड्स ओवर अनदर बंडल और ग्रुप ऑफ गुड्स। लेकिन इन प्रेफरेंसेस के साथ साथ एक रियल लाइफ सिचुएशन और रियल लाइफ कंडीशन है, जिसमें यह है कि उन गुड्स की प्राइसेस मार्केट में डिटरमिन हुई हुई होती हैं और उन्हीं गुड्स की प्राइसेस पे कंज्यूमर्स ने अपने डिसीजंस करने होते हैं। इन प्राइसेस के साथ साथ हमने जब माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक सब्जेक्ट शुरू किया था, हमने ये भी कहा था कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। If the resources are limited for the overall economy, then the same resources they are also limited for the consumers, which means consumers they have limited income। अगर हम अपनी भी डेली लाइफ में देखें तो हमारे पास लिमिटलेस रिसोर्सेज नहीं है, रादर देयर इज ऑलवेज लिमिट, और इसी लिमिट को हम स्टडी करेंगे इन रिलेशन टू द प्राइसेस इन द फॉर्म ऑफ बजट लाइन। जो तीसरा एरिया हम कवर करने वाले हैं उसमें हम ये देखेंगे गिवन द कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस के कंज्यूमर जो है वो किस तरह प्रेफर करता है एक ग्रुप ऑफ commodities over the other group of commodities, and then they also face the budget line, which is a constraint, limited income in the presence of the prices of the goods, and finally we combine both of these together and we come up with the consumer choice कि consumers की अपनी preferences भी हैं और उसके साथ साथ उसके पास एक budget constraint भी है। इन दोनों को combine करते हुए हम consumer की choices को analyze करते हैं। अब आज के इस लेक्चर में हम शुरू करते हैं कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस से। कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस से शुरू करने से पहले हम एक डेफिनेशन देना चाहेंगे, एंड दैट डेफिनेशन इज बास्केट ऑफ गुड्स।
Sometimes this basket of goods is also known as the bundle of goods. What do we mean by basket of goods or the bundle of goods? Now this can take various forms. When we go to the grocery shop, we can say all the goods which are there in our shopping cart, they can be classified as a bundle of goods or a basket of goods. This is one way to look at it. But we can also define the basket as if we are talking about some food items, some clothing items and some housing requirements. This can be another basket. जो एग्जाम्पल या जो थ्योरी आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उसमें हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए एक बेसिक आइडिया लेंगे. हम डिफाइन करेंगे कि हमारी बास्केट ऑफ गुड्स पे सर्टेन यूनिट्स ऑफ क्लोथ्स हैं एंड सर्टेन यूनिट्स ऑफ फूड आइटम है, जो कि सबसे ज्यादा बेसिक नेसेसिटीज हैं. इन बास्केट को लेते हुए हम आगे देखेंगे कि कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस क्या फॉर्म लेती हैं. लेकिन इससे पहले कि हम कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस को एज सच देखें, वी नीड टू मेक सर्टेन अजम्पशंस अबाउट द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस. सबसे पहले अजम्पशन जो है, वी से कि प्रेफरेंसेस आर कंप्लीट. व्हाट डू वी मीन बाय दैट? इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर्स को बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर वो गुड ए को प्रेफर करते हैं ओवर गुड बी, तो या तो गुड ए में सर्टेन क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दे आर मोर देन द सेम कमोडिटी इन ग्रुप बी और वाइस वर्सा. द कंज्यूमर्स इतने रैशनल हैं, दे नो देयर bundles very well, and then based on these bundles what they can do is they can prefer one bundle over the other. So they are rational and they have the capability to rank all those bundles and talk about their preferences. जो दूसरी assumption हम ले रहे हैं, उसको हम ये कहते हैं कि consumer की preferences are transitive. अब transitive का basic idea क्या है? ट्रांजिटिव में हम ये कहते हैं कि अगर कंज्यूमर के पास 3 बंडल्स ऑफ गुड्स अवेलेबल हैं, बंडल ऑफ गुड्स ए, बी एंड सी. अब इन तीनों बंडल्स में सपोज अगर हम कहते हैं कि कंज्यूमर जो है वो ए को प्रेफर करता है बंडल बी पे या बास्केट बी पे, और बंडल बी को प्रेफर करता है बंडल सी या बास्केट सी पे, तो अल्टीमेटली इट मींस व्हाट इट मींस इज कि कंज्यूमर जो है वो ए को प्रेफर करेगा बंडल सी के ऊपर भी. इसी आइडिया को हम एक और एग्जांपल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, देयर इज अ बटर, अ प्रोडक्ट बटर manufactured by 3 different companies, company A, company B and company C. अब हम एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का बिहेवियर देख रहे हैं कि वो कंपनी ए के बनाए हुए बटर को प्रेफर करता है कंपनी बी के बनाए हुए बटर के ऊपर, और कंपनी बी के बनाए हुए बटर को प्रेफर करता है कंपनी सी के बनाए हुए के बटर पे. तो अल्टीमेटली हम ये कर सकते हैं कि हम कंपेयर कर सकते हैं कंपनी ए के बटर को विद द कंपनी सी, एंड वी कैन से कि दिस पर्टिकुलर कंज्यूमर विल प्रेफर द बटर मेड बाय कंपनी ए ओवर द बटर मेड बाय कंपनी सी. जो आखिरी हम अजम्पशन लेते हैं अबाउट द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, वो ये है कि प्रेफरेंसेस में द कंज्यूमर विल ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ अ गुड ओवर लेस ऑफ अ गुड. यानी अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसके हमारे पास 5 यूनिट्स हैं, और उसी प्रोडक्ट के अगर हमारे पास 6 यूनिट्स ऑफर कर दिए जाएं, तो हम हमेशा प्रेफर करेंगे कि वो 6 यूनिट्स ओवर द 5 यूनिट्स. अब इस सारे कुछ को एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव टू टेक सर्टेन बंडल्स ऑफ गुड्स. बंडल्स ऑफ गुड्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए हमने एक टेबल बनाया हुआ है. अब इस टेबल को इस स्लाइड पे देखेंगे. अब इस स्लाइड का पहला कॉलम जो है मार्केट बास्केट या बंडल्स को एक्सप्लेन कर रहा है. इसमें हमारे पास 6 मार्केट बंडल्स मौजूद हैं, और इन 6 के 6 बंडल्स में हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है. एक में है फूड और दूसरा गुड है क्लोथिंग. जब हम मार्केट बंडल ए को देते हैं या मार्केट बास्केट ए को लेते हैं, तो इसमें यूनिट ऑफ फूड 20 यूनिट्स एंड द अदर इज 30 यूनिट्स. नाउ before we start on further here, we need to explain that normally
When we talk about food, there are various ways to talk about the quantity of food. We can just say कि measure them in number of packages. We can just simply say in kilograms, or there are other units available, or the packets of the frozen foods or something like that. So similarly, when we are talking about the clothing, we can talk about number of shirts, number of jeans, number of pants, whatever. And we can also say कि the weight of your clothes in terms of certain kilograms or whatever unit of measurement. For our simplicity here, we will not go into the detail of how we are going to measure, what is the unit. We will simply say, okay, units of food, and we will simply say units of clothing. Therefore, coming back to the market basket A, what do we have here? We are saying in market basket A, we have 20 units of food and we have 30 units of clothing. Then there is another market basket, which is basket B. In this basket here, we have less of food, 10 units of food and 50 units of clothing. What we have done is we have replaced some units of food with more units of clothing. In bundle D, again, we increase the units of food and we have decreased the units of clothing. So we move from 10 units of food to 40 units of food, and from 50 units of clothing to 20 units of clothing. Then we come to market bundle E. Here we have 30 units of food and 40 units of clothing. There is decrease in food and there is increase in clothing. Then is H, 10 units of food and 40 units of clothing. So these are the various market baskets, and with the help of these market baskets, we are going to explain certain concepts regarding the consumer preferences in the later part. Now these market baskets, they can be reflected with the help of indifference curve. Now before explaining these market basket on the indifference curve, we would like to explain the basic idea of indifference curve. What is the basic idea of indifference curve? The basic idea of indifference curve is that each market basket on that particular curve give us the same level of satisfaction. That consumer is indifferent between selection of any good on that market basket which is lying on the indifference curve. अब इसी आइडिया को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं with the help of a graph. ग्राफ में देखेंगे, इस ग्राफ में हमारे पास एक्स एक्सिस पे फूड आइटम्स हैं और वाई एक्सिस पे क्लोथिंग आइटम्स हैं, एंड वी आर एज्यूमिंग कि दीज आर द यूनिट ऑफ कंजम्पशन पर वीक both for food as well as for clothing. Then all of these combination which we have explained in the previous table, they are taken in this graph as different points. Point A gives us 20 units of food and 30 units of clothing, whereas point G gives us 10 units of food and 20 units of clothing, and so on. Now in this graph there are two basic segments. One is the blue area and the other is the yellow area. Now in the blue area, the point E contains more of both the goods, food item as well as the clothing item. Definitely consumer A would like to go to E, but in this E we have more of both the goods, which basically is not achievable by the consumer. When we are looking at the blue area, where we have point G with 10 units of food and 20 units of clothing, here consumer is having less than what the consumer has in bundle A. Therefore, consumer will prefer bundle E over basket A or bundle A, and definitely consumer will also prefer bundle A over bundle G, because according to the assumption, consumer always prefer more over less. What about the rest of the points? Let's take the point B here. In point B, we have 50 units of clothing and 10 units of food. We have more of clothing but less of food as compared to point A. So here, in order to say something about the consumer preference, we need to have some more information, because it does not include
more of both the good, as was the case in point E. In point E, we had more of both the goods. Therefore, that is definitely preferred over point A, whereas in point G, we had less of both the goods in comparison to A. Therefore, A was preferred over G. Similarly, point H and D, in order to make a certain conclusion whether it will be preferred over A or not, we need some more information. Now, in order to have that some more information, we would like to look at this graph. Slide पे देखेंगे. अब इस ग्राफ में हमने एक कर्व ड्रा किया है which is passing through point B, A and D, and we have labeled it as U1. This particular line is giving us the basic idea of an indifference curve, and if we try to recall, we said along an indifference curve, consumer is indifferent between the selection of any bundle of good over the other. Therefore, the points B, A and D, they are all lying in the same indifference curve U1, and consumer is indifferent on about any of these points, because all of these points B, A and D give you the same level of utility. Whereas, when we are looking at point H and G, they are below the indifference curve. Therefore, consumer will not be willing to select these points, because here the level of well-being or satisfaction is less. Point E, consumer will definitely like to go for, but they are beyond the indifference curve and beyond the reach of the consumers. अब इन indifference curves का further analysis करने से पहले हम ये चाहेंगे कि इनकी certain characteristics को देखें. अगर हम रिकॉल करें प्रीवियस ग्राफ में, तो हमारा indifference curve U1 was lying or sloping downward from the vertical axis to the horizontal axis. So, the पहली characteristic जो हमारे indifference curve की है वो ये है कि they always slope downward. What does it mean? That in order to have more unit of food, we need to sacrifice more units of clothing or some units of clothing. To put it in a straightforward way, we can say in order to have one more unit of food, we need to sacrifice more than one unit of clothing. अब हम इसी indifference curve को बंडल E के पर्सपेक्टिव में देखेंगे. बंडल E जो है that was lying above the indifference curve, which means that all the bundles which are lying on the indifference curve, they are not preferred to any one of them. But definitely when we look at point E, which is beyond the curve, point E has more of both the goods, food as well as clothing. Therefore, E will be preferred over all those points which are lying on the indifference curve. So, any point above the curve will be preferred, but definitely that we need to see whether we can go for it or not, and that we are going to cover when we will discuss the concept of prices and the budget constraints. अब हमने एक indifference curve को explain किया. एक इंडिविजुअल के लिए हम सीरीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व को भी देख सकते हैं, और इसी सीरीज को जब हम एक ग्राफ की शक्ल में बनाते हैं तो वी कॉल इट एज द इंडिफरेंस मैप. व्हाट बेसिकली इज एन इंडिफरेंस मैप? एन इंडिफरेंस मैप इज अ ग्राफ which reflects different possible indifference curves reflected in terms of x-axis and y-axis goods, or that can also be a services. So, indifference curve reflects all possible choices for the consumers, and which one we have to select. Again, the consumer choice is dependent on the budgeted income. Okay, and we'll definitely cover the concept of budget line as well. अब indifference map को हम इस स्लाइड की मदद से देखेंगे. अब इस indifference map में हमारे पास तीन indifference curves हैं, U1, U2 and U3. ये सारे के सारे indifference curve हमने ड्रा किए हैं with respect to units of food per week and units of clothing per week. Point D is lying on the indifference curve U1.
Point D is lying on the indifference curve U1, which is the lowest indifference curve, whereas point B is lying on a higher indifference curve U2, and point A is lying even the higher indifference curve U3. Now, when we have to make a decision, we definitely and very safely can say our consumer will prefer bundle B over bundle D because it is lying on the higher indifference curve, and similarly consumer will prefer A over B because it again is lying on the highest indifference curve. इसके साथ ही हमने एक और कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिफरेंस कर्व की देखनी है, और वो ये है कि जब हम इंडिफरेंस कर्व ड्रा करते हैं इन द इंडिफरेंस मैप, तो क्या है कि वो हमेशा पैरेलल ड्रा होते हैं, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. इंडिफरेंस कर्व they should be drawn parallel to each other while we are making an indifference map, and they should not be intersecting each other. इसको हम एक ग्राफ की मदद से देखते हैं. इस ग्राफ में हम assume कर रहे हैं कि let's assume there are two indifference curve U1 and U2 जो कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. अब point A is lying on both indifference curve U1 and U2 as well. But when we are looking at the indifference curve U1, there are 2 points A and D, and according to the theory of indifference curve, we can say that this particular consumer is indifferent between bundle A and bundle D, which means that consumer gets the same level of satisfaction or well-being by consuming either bundle A or bundle D. When we look at the utility curve U2, there are 2 points lying on this curve here, point A and B again. So, we can say consumer is indifferent between point A and B. According to the transitivity, we would be saying that consumer is also indifferent between point B and D. But since point B is lying on a higher indifference curve, higher which is rightward towards point D, therefore consumer cannot be indifferent between point B and D. Definitely consumer will be preferring bundle B or point B over bundle D, because bundle B has more of both the goods, food as well as clothing. Therefore, if we say that the indifference curves can cross each other, then we violate the basic assumption of the indifference curve, and that basic assumption is that consumer will always prefer more over less. अब इसी indifference curve के फिनोमेना को हम इस ग्राफ की मदद से देखेंगे. ये ग्राफ हमारा इस स्लाइड पे दिखाया गया है. इस स्लाइड पे हमने अगेन फूड एंड क्लोथिंग यूनिट्स को ही लिया है. एक्स एक्सिस पे हमारा फूड है एंड वाई एक्सिस पे हमारे क्लोथिंग है. All those bundles, if we try to recall the same previous table, A, B, D and G, they have been taken here and they are drawn. At point A, we have 16 units of clothing and we have 1 unit of food. Bundle B, we have 10 units of clothing and we have 2 units of food. At point D, we have 6 units of clothing and we have 3 units of food. At point E, we have 4 units of clothing with 4 units of food, and finally at point G, we have 3 units of clothing and 5 units of food. With these combinations here, अब अगर हम ये देखें कि एक additional unit of food लेने के लिए consumer कितने units of clothing sacrifice करता है. तो जब कंज्यूमर मूव करता है पॉइंट ए से बी पे, तो कंज्यूमर जो है फूड आइटम की यूनिट जो है इंक्रीज करता है 1 से 2, विच मीन्स के इंक्रीज इन फूड आइटम इज 1 यूनिट, बट कितनी सेक्रीफाइस करता है यूनिट फ्रॉम द क्लोथिंग, दैट इज मूविंग फ्रॉम 16 to 10. सो कंज्यूमर 6 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा है क्लोथिंग के इन ऑर्डर टू गेट 1 एडिशनल यूनिट ऑफ फूड. अब जब 2 से 3 विच मीन्स अनदर एडिशनल यूनिट ऑफ फूड क्या सेक्रीफाइस कर रहा है, कंज्यूमर इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट बी टू डी, विच मीन्स कंज्यूमर इज हैविंग
only 6 units at D, whereas previously consumer was having 10 units of clothing. तो जब B से D पे मूव करता है तो कंज्यूमर 4 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा है फॉर 1 एडिशनल यूनिट ऑफ फूड, दैट इज द मूवमेंट फ्रॉम 2 यूनिट्स टू 3 यूनिट्स. एडिशनली जब हम 3 से 4 यूनिट्स फूड की करते हैं तो अब हम देखें कि कितने यूनिट ऑफ क्लोथिंग सेक्रीफाइस कर रहा है कंज्यूमर. तो दैट इज मूविंग फ्रॉम 6 टू 4, दैट इज सेक्रीफाइसेस ऑफ 2 यूनिट्स. देन मूविंग फ्रॉम 4 टू 5 additional units, 1 additional unit of food. What is happening here? Consumer is sacrificing 1 unit of clothing. These are the various combination, और ये सारी combination ये बता रहे हैं कि consumer is sacrificing less and less when it is for another unit, when it is having more and more units of the second good. इसको ज़्यादा अच्छी तरह से explain करने के लिए हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जब कंज्यूमर के पास 1 यूनिट ऑफ फूड था तो कंज्यूमर वाज विलिंग टू सेक्रीफाइस 6 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग. जब उसके पास 2 हो गए, 2 से 3 पे जाने के लिए अब उसने सेक्रीफाइस कम कर दी है फ्रॉम 6 टू 4. सिमिलरली एज कंज्यूमर इज हैविंग मोर ऑफ फूड, तो फूड की सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी कम हो जाती है, इसलिए उसकी एवज जो वो क्लोथिंग के यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा है वो भी ग्रेजुअली कम हो रहे हैं. 6 से 4 हुए एंड देन फ्रॉम 4 टू 2 एंड देन फ्रॉम 4 फाइनली फ्रॉम 2 टू 1. तो सेक्रीफाइस जो है वो ग्रेजुअली डिमिनिश कर रही है, कम होती जा रही है. इसी सेक्रीफाइस को हम थ्योरेटिकली एक कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करते हैं, और दैट कॉन्सेप्ट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड स्पेशली द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस. और वो कॉन्सेप्ट है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का. How do we define marginal rate of substitution? We define marginal rate of substitution as the number of units of a good given up in order to attain 1 additional unit of the other good. इस सेक्रीफाइस को हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं. दैट कैन आल्सो बी टेकन एज द स्लोप ऑफ आर इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि स्लोप में हम क्या देख रहे हैं कि मूवमेंट फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस एंड देन करस्पॉन्डिंग मूवमेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. इसी आइडिया को हम इस ग्राफ की मदद से भी देख सकते हैं. ग्राफ इस स्लाइड पे है. अब इस स्लाइड में हमने क्या दिखाया? वही सेम इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रीवियस ग्राफ. We have taken food on the x-axis and we have taken clothing on the y-axis. When we are moving from A to B, we are sacrificing 6 units and we are getting 1 additional unit of food. That is, we are moving from 1 unit of food to 2 unit of food. So, the marginal rate of substitution is defined as the sacrifice or a decrease in clothing divided by the additional increase in food. Mathematically, that is reflected on the same graph. Marginal rate of substitution is equal to minus change in C over change in F. Now, the question is, why do we have minus here? The answer to that is, why do we have minus change in C over change in F? So, the answer to that question is, the minus sign is there because the change in itself, moving from A to B, is minus, that is decrease in clothing units. So, since the change in C is minus, therefore, in order to bring the marginal rate of substitution in a positive value, we have the minus sign in front of change in C over change in F. Now, this change in C and change in F is also the slope of our indifference curve. When we calculate the marginal rate of substitution, when we are moving from point A to B, what do we have here? Change in C is minus 6. So, minus 6 divided by the additional unit of food 1, we have marginal rate of substitution, that is 6. Now, taking another point as an example, and we take the movement from D to E. When we are moving from D to E, change in C is minus 2 and then additional unit in food item increases only 1 unit. So, our marginal rate of substitution is 2.
Now by looking at this graph we can observe a phenomena, और वो phenomena ये है कि जो हम इंडिफरेंस कर्व के साथ मूव करते हैं तो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज करता चला जा रहा है। अब इन दो अजम्पशंस के साथ, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के साथ, जब हम कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस को एनालाइज करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एडिशनली कंज्यूमर जो है क्लोथिंग ज्यादा होने की वजह से ज्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था फॉर 1 एडिशनल यूनिट ऑफ फूड, क्योंकि फूड उसके पास कम क्वांटिटी में था। दूसरी तरफ जब फूड की क्वांटिटी कुछ बढ़ गई तो अब जब मजीद सेक्रीफाइस का वक्त आया तो कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस ओनली लेस। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की इसी टेंडेंसी को देखते हुए विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो हमने देखा इज डिमिनिशिंग along with one indifference curve. It started with 6 and finally it ended with 1 unit only. इस sacrifice को हम कहते हैं diminishing marginal rate of substitution. इस diminishing marginal rate of substitution के आइडिया से हमारे पास एक और characteristics of indifference curve आती है, और वो characteristics ये है कि indifference curves are convex to the origin. What we mean here is the convexity mean that once the consumer have less of one good, that consumer is willing to sacrifice more of the other good in order to get more of the first good. Slowly and gradually, when the consumer has more of the first good, the sacrifice of the second good will keep on decreasing. And with these characteristics here, the slope of the indifference curve is also declining, marginal rate of substitution is declining, therefore our indifference curves are convex to the origin. इसी convexity को हम ये भी कहते हैं कि indifference curves are bowed inward towards the origin. अब तक जो हमने इंडिफरेंस कर्व की पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं वो हमने यही देखी हैं कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कि इन हायर इंडिफरेंस कर्व्स रिफ्लेक्ट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. नंबर 2 इज इंडिफरेंस कर्व दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. And now we are talking about the convexity of the indifference curve. That is that they will slope downward, as we have already said. The first characteristics that the individual independently are indifference curves, they will always slope downward. And now we are saying, of course they are going to slope downward, but they are sloping downward with lower and lower sacrifice of the good on the vertical axis in order to get additional unit of the good which is on the horizontal or x axis. यहाँ पे मैं एक और चीज भी मेंशन करती चली जाऊं कि हमारे इंडिफरेंस कर्व जो है वो हमेशा डाउनवर्ड ही स्लोप करेंगे. इंडिफरेंस कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग नहीं हो सकते. अब अगर हम अज्यूम करें कि इंडिफरेंस कर्व जो है अपवर्ड स्लोपिंग है तो हमारे पास क्या होगा, एक पॉइंट होगा जिसके ऊपर लेस ऑफ बोथ द गुड्स हो गया, एंड देन ऑन द सेकंड पॉइंट व्हिच इज द हायर पॉइंट वी नीड टू हैव मोर ऑफ बोथ द गुड्स, एंड देन on the third point, on an upward sloping indifference curve, we need to have even more of both the goods. If we draw this curve here, that is going to be an upward sloping curve, but that does not make sense with the assumptions we have made in the beginning about the consumer preferences. And this tendency is going to violate the third assumption, and the third assumption was the consumer is going to prefer more over less. अभी तक जो हमने डिस्कशन की थी अबाउट द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड द इंडिफरेंस कर्व, वो हमारी एक नॉर्मल रूटीन और द मोस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए वैलिड थी. लेकिन ऑफ कोर्स इन द रियल लाइफ हमारे पास एक्सेप्शनल सिचुएशंस भी होती हैं. हमारे पास ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. ऐसी सिचुएशन भी होती है कि जबकि गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट. अभी जो हमने एग्जाम्पल ली थी उसमें हमने फूड एंड क्लोथिंग की एग्जाम्पल ली थी जिसमें दोनों गुड्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं थे. दे कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बट दे कैन नॉट बी परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेड. इसी तरह दे आर कॉम्प्लीमेंट बट दे आर नॉट द कॉम्प्लीमेंट. वी मे नीड टू कंज्यूम फूड एंड क्लोथिंग एट द सेम टाइम. अगर आप याद करें
तो हमने पिछले लेक्चर में भी कम्प्लीमेंट्री गुड्स की और सब्स्टिट्यूट गुड की डेफिनेशन डिस्कस की थी। उसको हम एक दफ़ा दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। हमने ये कहा था कि दो गुड्स और सर्विसेज वो कॉम्प्लीमेंट होती हैं अगर दोनों को एक ही वक्त में कंज्यूम किया जाए, और दो गुड्स जो हैं वो एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट होती हैं उस वक्त जब हम एक की कंजम्पशन कम करके दूसरे की कंजम्पशन को बढ़ा दें, और वहां हमने एग्जांपल ली थी बटर और मार्जिन। अब विद रेफरेंस टू द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जब हम मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात ले रहे हैं तो हम इन डिफरेंस कर्व की एक डिफरेंट शेप को देखने के लिए, स्टडी करने के लिए हम एक्सट्रीम एग्जांपल ले रहे हैं, और इस एक्सट्रीम एग्जांपल में हम ले रहे हैं कि व्हेन द गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, यानी हम या गुड ए लेंगे या गुड बी लेंगे, दोनों एक दूसरे में परफेक्टली एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो सकते हैं। अब इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस एंड अ ग्लास ऑफ एप्पल जूस। अब अगर कंज्यूमर एक वक्त में एक ग्लास ऑफ जूस पीना चाहता है तो उसके पास दो चॉइसेस हैं, ईदर टू हैव वन ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस और वन ग्लास ऑफ द एप्पल जूस। तो ये दोनों गुड्स जो हैं आपस में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं। इन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के इन डिफरेंस कर्व जो होंगे वो डिफरेंट होंगे एज कंपेयर टू व्हाट वी हैव स्टडीड बिफोर। इन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स के इन डिफरेंस कर्व को देखने के लिए हम इस स्लाइड को देखते हैं। स्लाइड पे अगर देखें हमारे पास स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंस कर्व्स हैं। एक्स एक्सिस पे हमारे पास ऑरेंज जूस है, नंबर ऑफ ग्लासेस, एंड एप्पल जूस है, नंबर ऑफ ग्लासेस। हमारा पहला इन डिफरेंस कर्व इज 1 ग्लास ऑफ एप्पल जूस और 1 ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस। दूसरा इन डिफरेंस कर्व है, अगर हम एक के बजाय 2 ग्लासेस लेना चाहते हैं तो अगेन ईदर 2 ग्लासेस ऑफ एप्पल जूस और 2 ग्लासेस ऑफ ऑरेंज जूस। एंड सिमिलरली द थर्ड इन डिफरेंस कर्व इज गिविंग अस 3 ग्लासेस ऑफ एप्पल जूस और 3 glasses of orange juice. So since the goods are perfect substitute, we do not have marginal rate of substitution which is declining along the curve. Rather, in सारे curves का slope is constant, therefore our marginal rate of substitution is also constant. अगर हम marginal rate of substitution को देखें तो along this line आपका marginal rate of substitution is 1. लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 ही रहे। अगर हमारी क्वांटिटीज रिफ्लेक्ट हुई हैं, से हम कह रहे हैं कि क्वांटिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम 1 2 3 4, इफ दे आर इन मल्टीपल्स ऑफ 10 देन आपका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होगा दैट विल बी इन 10। Therefore, what we are saying here is कि when our goods are perfect substitute, then our marginal rate of substitution is constant. अब दूसरी एक्सट्रीम एग्जाम्पल को लें, और दूसरी एक्सट्रीम एग्जाम्पल है when the goods are perfect complement. हमने पहले डिफाइन किया था कि कम्प्लीमेंट्री गुड्स वो हैं जो हम एक ही वक्त में इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट की सिचुएशन में ये होता है कि हम दोनों को एक ही वक्त में इस्तेमाल करना चाहते हैं, और अगर एक गुड है और दूसरी नहीं है तो हमारी कंजम्पशन विल नॉट टेक प्लेस। इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेंगे पेयर ऑफ शूज की, कि आपका लेफ्ट पेयर ऑफ शू इज अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू द राइट पेयर ऑफ शू। नाउ राइट फुट एंड द लेफ्ट फुट दे मेक अ पेयर ऑफ शू. If you have a left foot, you cannot wear it unless you have the right shoe. Or if you have a right shoe, you cannot wear it unless you have the left shoe. तो इसके मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा और इनके परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट के इन डिफरेंस कर्व की शेप क्या होगी, इसको हम देखते हैं इस ग्राफ की मदद से। स्लाइड में ग्राफ को देखेंगे। अगर हम देखें तो इस स्लाइड में हमारे पास जो ग्राफ है वो एल शेप्ड। एल शेप्ड ग्राफ पे व्हाट डू वी हैव? ऑन द वर्टिकल एक्सिस वी हैव द लेफ्ट शू, ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी हैव द राइट शू। अब हमारा जो लेफ्ट शू है वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है टू द राइट शू,
and vice versa, right shoe is a perfect complement to the left shoe. जो अपर पोर्शन है डाउनवर्ड स्लोपिंग, जब हमने डिमांड की भी बात की थी तो हमने कहा था कि वर्टिकल लाइन ऑलवेज गिव्स यू जीरो स्लोप. तो आपका वर्टिकल हिस्सा जो है दैट इज गिविंग यू अ जीरो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अगर आपके पास लेफ्ट शूज हैं और राइट शूज हैं, लेकिन कितनी क्वांटिटी है, से आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक राइट शू है और आपके पास 4 लेफ्ट शूज हैं, तो आप कोई लेफ्ट शू सेक्रीफाइस नहीं करना चाहेंगे जब तक कि आपके पास एटलीस्ट एक राइट शू मजीद ना आ जाए. तो वर्टिकल एक्सिस के साथ और वर्टिकल पोर्शन ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज गिविंग यू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विच इज 0. हॉरिजॉन्टल साइड पे आ जाए तो व्हाट डज इट से? इट से कि अगर आपके पास एक लेफ्ट शू है तो आप उसको राइट शू के साथ बाकी एडिशनल जितने भी हैं उनको एक्सचेंज करना चाहेंगे, लेकिन उस वक्त तक आप कंज्यूम नहीं कर सकते जब तक आपके पास राइट शूज जो हैं वो ज्यादा ना हो जाएं. तो जब हम गोइंग बैक टूवर्ड्स द डिमांड साइड, तो हमने कहा था जब आपका डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस, व्हाट डज इट मीन? कि इलास्टिसिटी we said was infinity. So here marginal rate of substitution is infinity. So summing up, when we have perfectly substitute complementary product, तो आपके marginal rate of substitution to certain portion which is the vertical axis will be 0, and then on the horizontal side it is going to be infinity. But of course these are the extreme situation. इसके साथ ही हम अपने अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, और वो ये टॉपिक है कि अभी तक हमने जो बात की है वो ये कहा है कि हमारी सारी गुड्स आर नॉर्मल गुड्स, ओके, एंड दे आर डिजायरेबल बाय द कंज्यूमर्स. और हमने जब अपनी कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की अजम्पशंस भी बनाई तो हमने 3 बेसिक अजम्पशंस रखी. हमने कहा प्रेफरेंसेस आर कंप्लीट, कंज्यूमर्स कैन डू अ रैशनल रैंकिंग ऑफ बंडल ऑफ गुड्स. Then we said preferences are transitive, they can be reflecting one another. And then we also said, number 3, that more will be preferred over less. That makes sense? बिल्कुल रियल लाइफ में जब हम ये देखते हैं कि ऐसी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं जो कि कंज्यूमर ज्यादा नहीं चाहते, कंज्यूमर की प्रेफरेंस ज्यादा की तरफ नहीं है, बल्कि कंज्यूमर उनकी कम क्वांटिटी जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, ऐसी गुड्स को हम डिफाइन करते हैं एज बैड्स. व्हाट इज बैड्स? बैड्स आर दोज गुड्स विच आर नॉट प्रेफर्ड बाय द कंज्यूमर्स, यानी कि कंज्यूमर उनकी ज्यादा क्वांटिटी नहीं चाहते हैं. इसकी हम अगर एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन. क्लीन एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर हमेशा लेस एंड लेस पोल्यूशन चाहते हैं. जब कंज्यूमर लेस पोल्यूशन चाहते हैं और उसके साथ साथ हम कंज्यूमर के बिहेवियर को कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड इंडिफरेंस कर्व के साथ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो अब क्या होगा? द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ कैन वी एक्सप्लेन द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस व्हेन वी आर डीलिंग विद द बैड्स? बैड्स मीन द गुड्स विच आर नॉट डिजायरेबल इन लार्जर क्वांटिटीज बाय द कंज्यूमर्स. इसके लिए हम क्या करते हैं? हम उसके लिए एक इनडायरेक्ट वे आउट इस्तेमाल करते हैं. हम उनको ट्रांसलेट कर देते हैं और हम कहते हैं कि कंज्यूमर्स दे नीड क्लीन एयर, बिकॉज द अदर साइड ऑफ द पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इज कंज्यूमर्स दे नीड क्लीन एयर. सो व्हेन वी से दे नीड लेस पोल्यूशन, वी ट्रांसलेट इट into another commodity and we call that commodity as clean air, and therefore we can easily say then the consumer prefer more of clean air over less of the clean air. With this translation, what we can do is we can easily analyze the consumer behavior in terms of indifference curves with these 3 assumptions which we already used, and we can take care of these bads in our society.
अब हम ओवरऑल कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम ये देख रहे हैं कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी है और ऑटोमोबाइल कंपनी ने एक टारगेट कंज्यूमर मार्केट को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। अब टारगेट मार्केट में दो तरह के कंज्यूमर्स हैं। एक कंज्यूमर्स हैं जो कि स्टाइल को प्रेफर करते हैं ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ द कार, मतलब वो बहुत ज्यादा स्टाइल कॉन्शियस है एंड दे नीड अ वेरी फ्लैशी टाइप ऑफ कार and they give less preference to the performance in terms of mileage and fuel consumption and the safety. दूसरी तरफ एक और ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स है जो कि परफॉर्मेंस को प्रेफर करते हैं ओवर द स्टाइल। रियल लाइफ में दैट मेक सेंस। हमारे पास दो सेगमेंट हैं बिल्कुल, टीनेजर्स एंड द अदर ग्रुप, इफ दे कैन अफोर्ड दे डेफिनेटली प्रेफर स्टाइलिश स्पोर्टेज टाइप कार्स। There is another group, the family type groups, और उनके लिए जो ज्यादा रेलेवेंट एट्रीब्यूट होता है, करेक्टरिस्टिक्स होती है एक अच्छी ऑटोमोबाइल की, वो है कि उसकी परफॉर्मेंस पर माइलेज, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी लाइफ, उसकी कंजम्पशन, ये सारी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इन्हीं दोनों ग्रुप्स को रखते हुए अगर हमने उनकी प्रेफरेंसेस को इन डिफरेंस कर्व की शक्ल में दिखाना हो तो हम इस ग्राफ की मदद से दिखा सकते हैं। ग्राफ को इस स्लाइड पे देखेंगे। अब ये जो पहली स्लाइड है ये उन कंज्यूमर्स की है जो कि प्रेफर कर रहे हैं परफॉर्मेंस को ओवर द स्टाइल्स। कंज्यूमर प्रेफरेंस है higher margin rate of substitution. These consumers are willing to give up considerable styling for additional performance. तो ये फैमिली टाइप ग्रुप जो है, जो सेगमेंट है, उनके इन डिफरेंस कर्व है। ये फैमिली ग्रुप जो है वो स्टाइलिंग को ज्यादा सेक्रीफाई करके एक एडिशनल या 2-3 एडिशनल यूनिट ऑफ परफॉर्मेंस को लेना चाहेंगे। अब दूसरे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को जो कि स्टाइल को प्रेफर करते हैं ओवर द परफॉर्मेंस, हम इन डिफरेंस कर्व की मदद से दिखा सकते हैं। अब इसमें भी हमने स्टाइलिंग वर्टिकल एक्सिस में ली है और हमने परफॉर्मेंस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ली है। इफ यू लुक एट द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर परफॉर्मेंस इन फेवर ऑफ स्टाइलिंग, दैट इज लो। By low, what we mean is that in order to have more unit of performance, they are willing to sacrifice less unit of styling. That's why the slope of the curve or the marginal rate of substitution is less. Why this marginal rate of substitution is less? क्योंकि इन consumers की नज़र में styling जो है वो ज़्यादा important है और performance जो है वो कम important है। अब इन दोनों ग्रुप्स को देखते हुए अगर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर एक डिसीजन करना चाहता है तो क्वेश्चन इज हाउ द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू अ डिजाइन ऑफ ऑटोमोबाइल। इसके लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। मार्केट सर्विस किया जा सकता है जिसमें कंज्यूमर से मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन सुन के उनकी प्रेफरेंसेस जो हैं वो ट्रांसलेट की जा सकती हैं इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग एंड परफॉर्मेंस। आप मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स को मुख्तलिफ न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन कर सकते हैं और उन न्यूमेरिकल वैल्यूज की बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी परसेंटेज प्रेफर करती है स्टाइल को ओवर द परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस ओवर द स्टाइलिंग। ये ऑटोमोबाइल कंपनीज ऑन रेगुलर बेसिस इस तरह के सर्विस करती रहती हैं और देयर आर सिचुएशंस इन विच दे मेक टू डिफरेंट ग्रुप्स एंड देन दे मेक टू डिफरेंट types of automobile to serve those different groups. If they are unable to make a car which can serve the purpose of the satisfaction of both the groups. इसी सिलसिले में जब हम यूएस की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को देखते हैं वहां पे स्टाइलिंग is not that important. Only 15% sales are on the basis of the styling. Whereas Japanese cars having more style, that is imports are increasing, and these imports they are recently going up to 23%. So ये मार्केट सर्वेस और ये सारे इसलिए ज़रूरी होते हैं ताकि हमें जब कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस
आ जाएं सामने, तो उसके बाद हम अपने डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग डिसीजन जो है वो बेहतर तरीके से कर सकें। आज हमने जो टॉपिक कवर किए हैं उनमें हमने शुरू किया कि आपका कंज्यूमर बिहेवियर बेसिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी जब प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, और जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। इसके पीछे क्या चीज़ें कार फर्मा है, तो हमने देखा इसके पीछे 3 बेसिक चीज़ें कार फर्मा है। कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर के लिमिटेड बजट इनकम एंड द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स, एंड देन फाइनली वी कंबाइन देम टुगेदर एंड वी कम अप विद द कंज्यूमर चॉइसेस। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहला जो कि कंज्यूमर प्रेफरेंसेस का टॉपिक है उसी को एक्सप्लेन किया, और इस कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के टॉपिक में हमने शुरू किया हाउ कंज्यूमर्स दे मेक देयर चॉइसेस बेस्ड ऑन द अवेलेबल बास्केट्स इन द मार्केट प्लेस, और उसको हमने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। इन इंडिफरेंस कर्व्स में हमने ये कहा कि इंडिफरेंस कर्व्स दे विल बी ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, which means you have to sacrifice one unit or more of one good in order to get one additional unit of the other goods. और तब हमने कहा कि indifference curve they cannot intersect each other and our preferences are transitive. And finally जब हम इंडिफरेंस कर्व की कैटेगरी को देख रहे थे तो हमने कहा नॉर्मल गुड्स के अलावा हमारी जो एक्सट्रीम सिचुएशंस होती हैं उनके इंडिफरेंस कर्व्स को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, और वो एक्सप्लेन हमने किया था विद द हेल्प ऑफ 2 बेसिक एग्जांपल्स। और वो एग्जांपल्स हमने ली थी कंप्लीट सब्स्टिट्यूट गुड्स की, और कंप्लीट सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमने ये कहा था कि 1 ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस इज अ कंप्लीट सब्स्टिट्यूट ऑफ 1 ग्लास ऑफ apple juice, and therefore margin rate of substitution of this complete substitute product will be constant. जबकि जब हमने complementary goods की बात की थी तो हमने ये कहा था कि 1 pair of shoe having 2 shoes left and right, left shoe is a complete or perfect complement of the right shoe and vice versa. तो इसमें हमने ये कहा था कि आपका जो इंडिफरेंस कर्व होगा दैट विल बी हैविंग अ वर्टिकल पोर्शन एंड देन अ हॉरिजॉन्टल पोर्शन, सो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन द वर्टिकल पोर्शन विल बी 0 and the margin rate of substitution on the vertical portion is going to be infinity. और फिर इस मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमने ये भी कहा था कि कंज्यूमर जो है हमेशा हाईएस्ट लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व को अचीव करना चाहेगा, और क्यों अचीव करना चाहेगा, क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर वो बंडल ऑफ गुड्स जो हैं आते हैं जो कि दूसरे प्रीवियस बंडल ऑफ गुड्स से ज्यादा होते हैं, इसलिए वो प्रेफर किए जाते हैं। आपको याद होगा कि लेक्चर के शुरू में हमने कहा था कि कंज्यूमर बिहेवियर में 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप था कंज्यूमर प्रेफरेंसेस का, और उस सिलसिले में हमने आज मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड इंडिफरेंस कर्व का एनालिसिस किया। दूसरा कॉन्सेप्ट है बजटेड इनकम का और द बजट लाइन का, और तीसरे स्टेप में हमने जो है वो देखना है कि कंज्यूमर जो है वो चॉइसेस कैसे बनाते हैं, ये चॉइस कैसे चूज करते हैं गिवन द प्रेफरेंसेस इन द शेप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व एंड द बजट लाइन। ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह अगले 2 लेक्चरों में कंप्लीट कर लेंगे। अगले लेक्चर में जो हमने टॉपिक्स कंसिडर करने हैं वो है हमारा यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ बजट लाइन एंड हाउ द चेंजेस इन इनकम they are going to shift the budget line, and the changes in the prices of the goods they are going to shift the budget line, and finally we will come up how the consumers they can make their choices. इसके साथ ही हम आज का लेक्चर ख़त्म करना चाहेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।